हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th मोमेंट्स बुक चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 to 7 को एक्सप्लेन किया है। उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है देन आप वहां पर जाकर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। चैप्टर 8 अ हाउस इज नॉट अ होम। सो टाइटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टाइटल का मतलब है एक मकान जो घर नहीं है। ठीक है, दिस इज रिटन बाय जैन गुडियोसो। सो चैप्टर को बिगिन करने से पहले यहाँ पर जो थोड़ा सा लेआउट दिया गया है हम उस लेआउट को देख लेते हैं। This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? सो ये जो स्टोरी है ये एक टीनेजर की लाइफ में आने वाले चैलेंजेस और ग्रोइंग अप, यानी कि जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आपकी एज बढ़ती है तो आप ग्रोइंग अप उसको बोलते हैं। सो ग्रोइंग अप की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में है और इन सारी प्रॉब्लम और चैलेंजेस से ऑथर किस तरीके से ओवरकम करता है ये हमें चैप्टर में पता चलेगा। सो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। माय फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। सो राइटर यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है कि उनका जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का वो उनके लिए ऑकवर्ड यानी कि ट्रबलसम यानी कि प्रॉब्लम देने वाला था। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. सो अभी वो हाई स्कूल में यानी कि इससे पहले वो जूनियर हाई में थे तो उन्होंने अपने जूनियर हाई को छोड़ा और दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया हाई स्कूल के लिए। सो वो क्या कहते हैं कि जूनियर हाई में जब वो थे तब वो अपनी क्लास के हेड थे। उनके पास अपर ग्रेड की जितनी भी सीनियोरिटी होती है उनके पास वो सारी चीजें थी। तो उन सबको छोड़ करके ठीक है उन्होंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है हाई स्कूल में। तो उनके लिए सब कुछ शुरू से बिगिन करना एक स्ट्रेंज फीलिंग देने वाला था उनके लिए। ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको वहां पे सारी सीनियोरिटी आपके पास है, हेड है, लेकिन अगर आप वहां पे क्विट करके दूसरी नई कंपनी में जाते हैं एकदम से वो सारी सीनियोरिटी आपको नहीं मिलेगी तो आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लगेगा। ठीक है, आपको एज अ फ्रेशमैन बिगिनिंग करनी है। तो सेम वही चीज यहाँ पे ऑथर ने अपने बारे में बताई है। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। अब ये जो उनका नए वाला स्कूल था ये उनके पुराने वाले स्कूल से दुगना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और उनके लिए यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा खराब हो गई। खराब क्या हो गई कि जो उनके क्लोजेट फ्रेंड्स थे यानी कि जो उनके बेस्ट फ्रेंड्स थे वो सब दूसरे हाई स्कूल में गए। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। सो दैट्स वाई ऑथर यहाँ पे कैसा अकेला फील करता है। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच। मैं अपने पुराने टीचर्स को बहुत ज्यादा मिस करता था। दैट आई कुड गो बैक एंड विजिट दैम। सो इसलिए राइटर क्या करता था, अपने जो पुराने टीचर्स थे उनके पास उनसे मिलने के लिए जाता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. So वो जो उसके पुराने ओल्ड टीचर्स थे वो जो ऑथर है उसको एनकरेज करते थे। एनकरेज क्यों करते थे कि उसका न्यू स्कूल में मन नहीं लग रहा था ना, तो उसको एनकरेज करने के लिए क्या कहते थे कि स्कूल में जो एक्टिविटीज हो रही है उनमें इन्वॉल्व हो जाओ, उनमें पार्टिसिपेट करो ताकि तुम नए लोगों से मिलो। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। और वो क्या कहा करते थे मुझे कि जब मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब चीजों में एडजस्ट होने में और उसके बाद प्रोबेबली एंड अप लविंग यानी कि शायद मैं इस स्कूल को भी उतना ही प्यार और इतना ही पसंद करने लगूं जितना मैं अपने पुराने स्कूल को करता था। ठीक है, जैसे मुझे अपने पुराने स्कूल को छोड़ते हुए मुझे दुख हुआ, मुझे इस स्कूल को छोड़ते हुए भी दुख होगा। एक धीरे धीरे मेरा ऐसा अटैचमेंट इस स्कूल के साथ बन जाएगा। ये उसके ओल्ड टीचर्स ऑथर से कहा करते थे। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया दैट व्हेन दैट हैपेंड कि जब ऐसा हो जाएगा तब मैं उनसे टाइम टू टाइम मिलने आऊं। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब नई चीजों में ज्यादा बिजी हो जाओ तो पुराने दोस्तों को भूल मत जाना। ठीक है, तो वही वाली चीज यहाँ पे है कि जब नए स्कूल में इतना बिजी हो जाओगे तो हम ओल्ड टीचर्स को भूल मत जाना, हमसे मिलने के लिए आना।
आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग। ऐसा कहने के लिए उनके पास जो साइकोलॉजी थी, मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी वो मैं समझ रहा था, ठीक है। बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों उनके मुंह से ये बात सुनकर के मुझे थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. यहाँ पे अब राइटर एक स्टोरी बतानी शुरू करता है। वो क्या कहता है कि संडे की एक दोपहर, नॉट सो लॉन्ग आफ्टर आई स्टार्टेड, मतलब ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ था अपने हाई स्कूल को स्टार्ट किए हुए मुझे। मैं बैठा हुआ था अपने घर के डाइनिंग रूम में, जो टेबल है वहाँ पे बैठा हुआ था, अपना होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, वो बहुत ज़्यादा ठंडा दिन था, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस दिन। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और हमारे घर में जो फायर प्लेस है उसमें आग जल रही थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स, और हमेशा की तरह यूजुअली जो उसकी रेड टैबी कैट है वो उसके सारे पेपर्स पर, मेरे सारे पेपर्स के ऊपर वो क्या था, लेटी हुई थी। प्यूरिंग लाउडली एंड अकेशनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट शेक। पुरिंग लाउडली यानी कि वो कुछ साउंड निकाल रही थी अपने मुंह से जो उसको काफी एंटरटेन करता था, और बार बार वो क्या कर रही थी, स्वेटिंग यानी कि हिट करना। वो बार बार मेरे पेन पे, यहाँ पे राइटर ने बताया ना वो होमवर्क कर रहा था, तो उसके पेन पर बार बार वो कैट मार रही थी। इससे क्या हो रहा था, उसको मजा आ रहा था, कैट को एंटरटेन हो रही थी वो कैट। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, ये जो कैट है ये मुझसे कभी ज्यादा दूर नहीं रही। आई हैड रेस्क्यूड हर वैन शी वॉज अ किटन, मैंने इसको तब बचाया था जब ये एक छोटी सी किटन थी। एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ। और ये जो कैट है कहीं ना कहीं ये भी जानती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसकी वजह से इसके पास आज ये एक अच्छी जिंदगी है। माई मदर कैप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। स्टोकिंग द फायर का मतलब होता है जैसे फायर को मेंटेन करना, अगर उसमें फ्यूल की कमी है तो उसमें फ्यूल डालना, ठीक है, किसी और चीज की कमी है तो वो करना, ठीक है, उसको कहते हैं स्टोकिंग द फायर। तो मेरी मदर क्या कर रही थी, जो फायर था उसको मेंटेन कर रही थी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि उसमें फ्यूल ऐड कर रही थी ताकि घर अच्छा रहे, वार्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, और अचानक से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस इट, और फिर मैंने ये नोटिस किया। क्या नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि जो सीलिंग है, सीलिंग की जो सीम्स है उनमें से स्मोक, धुआं अंदर आ रहा है। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और ये जो धुआं था ये कमरे में इतना तेजी से फिल हो गया कि मुश्किल से ही हमें कुछ दिखाई दे रहा था। ग्रोपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, ग्रोपिंग का मतलब होता है जब उस रूम में धुआं भर गया था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसे ही अंदाजे से चलना, ठीक है। सो जैसे तैसे अंदाजे से वो चल के अपने घर के फ्रंट डोर तक पहुंचे। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और कहाँ हुए और भाग करके हम अपने जो फ्रंट यार्ड था उनके घर के सामने, यानी कि बाहर, फ्रंट यार्ड यानी कि बाहर निकल गए मेन गेट से। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames. It was spreading quickly. और जिस दौरान हम बाहर निकल रहे थे उस दौरान जो पूरी छत थी engulfed यानी कि पूरी तरीके से घेर ली गई। किसने घेर लिया छत को? आग की लपटों ने घेर लिया, और आग की जो लपटें थी तेजी से पूरी छत पर फैल गई। I ran to the neighbors to call the fire department. मैं भाग करके अपने पड़ोसियों के पास गया और कहा कि फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो। While I watched my mother run back into the house, और तभी मैंने क्या देखा कि मेरी मदर, यानी कि देखिए यहाँ पर ये बाहर आ गए, ठीक है, घर से बाहर आ गए। तो वो क्या कहता है कि जो उसकी मदर थी वो भाग करके वापस घर में गई, मतलब घर पे आग लगी हुई है फिर भी उसकी मदर भाग करके घर में वापस अंदर गई। अब ऐसा क्यों हुआ था स्टोरी में आगे देखते हैं। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents.
और जब उसकी मदर फायर वाले घर से बाहर आई तब क्या देखा कि उनके हाथ में एक मेटल का बॉक्स था जिसमें क्या थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन, और उनका ये जो केस था यानी कि जो मेटल बॉक्स था उन्होंने लॉन में रख दिया। एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रन बैक इनटू द हाउस। क्रेज्ड स्टेट यानी कि मतलब तेजी से भागती हुई, ठीक है, एक पागलपन सा जो होता है ना उस टाइम पे आदमी को कि घर में आग लगी हुई है और जरूरी सामान बाहर निकालना है, उस सिचुएशन को क्रेज्ड स्टेट बोला गया है। क्रेज स्टेट में वो फिर से दोबारा अंदर गई घर के। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, और इस बार मैं जानता था कि वो अंदर क्यों गई। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तभी मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी माँ उनकी तस्वीरों को, उनके लेटर्स को आग में जलने नहीं देगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही चीजें हैं जिनको देख करके वो मेरे पिता को याद करती है, यानी कि उनके पास अपने पति की जो निशानी है वो तस्वीरें और वो लेटर्स ही है। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी मैं चिल्लाया, मम्मी नहीं, आग में मत जाइए। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर, मैं उनके पीछे भागने ही वाला था। व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, और मैंने क्या फील किया कि पीछे से एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, और वो हाथ किसका था? फायरमैन का हाथ था। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स, यहाँ तक कि मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि जो स्ट्रीट है वो पूरी तरह फायर ट्रक से फिल हो चुकी है। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प येलिंग, मैं लगातार कोशिश कर रहा था अपने आप को ग्रैस्प यानी कि पकड़, फायरमैन की पकड़ से छुड़ाने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा था। येलिंग, चिल्ला रहा था, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, कि तुम समझते नहीं हो, मेरी माँ अंदर है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स एंड इनटू द हाउस, उन्होंने मुझे पकड़े रखा। ही यहाँ पे फायरमैन के लिए आया हुआ है, उस फायरमैन ने मुझे पकड़े रखा, और इसी दौरान जो अदर फायर फाइटर्स थे वो क्या हुआ, घर में एंटर हो गए। ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्ट वेरी लॉजिकली, वो जानते हैं कि मैं कोई लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आग लगे हुए घर के अंदर जाने की बात कर रहा हूं, ये कोई सही बात तो नहीं है। एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई हैड रन, ही वॉज राइट, और वो जानते हैं अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या हुआ, मैं घर के अंदर भाग जाऊंगा, वो बिल्कुल सही है, अगर उन्होंने मुझे छोड़ा मैं घर के अंदर भाग जाऊंगा। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर, ही सेड, सो यहाँ पे फायरमैन जो है ऑथर से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, वे तुम्हारी मदर को ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने क्या किया, मुझे एक ब्लैंकेट में रैप किया और मुझे मेरी कार में, जो हमारी कार है उसमें बैठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. तो जल्दी क्या हुआ, a fireman emerged यानी कि एक फायरमैन मेरे घर से बाहर आया मेरी मदर के साथ। My mom in tow का मतलब क्या है, मतलब कि फायरमैन आगे आगे आ रहा था और जो उसकी मदर है वो पीछे पीछे आ रही थी। He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. So फायरमैन ने क्या किया, जल्दी से जो ट्रक था, जो फायरमैन के ट्रक है उसमें जो उसकी ऑथर की मदर है उनको क्या किया, उनको ले गया उस ट्रक में और उनको एक ऑक्सीजन मास्क लगाया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भाग कर गया और मैंने अपनी माँ को हग किया। ऑल दोस टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। तो राइटर यहाँ पे बताता है कि एकदम से उसके माइंड के वो मोमेंट्स, जिन मोमेंट्स में उसने अपनी मदर के साथ कभी आर्ग्यूमेंट किया था या फिर कभी कुछ पल के लिए उसे लगा हो दैट ही हेट हिज मदर, सो उसके माइंड में ये वाले जो थॉट्स थे ना एकदम से सब वैनिश यानी कि गायब हो गए जैसे ही उसको पता चला कि शायद वो अपनी मदर को खो सकता है। She is going to be okay, said the fireman.
फायरमैन ने क्या कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, उन्होंने बस थोड़ा सा स्मोक यानी कि धुआं इनहेल कर लिया है। एंड देन ही रन बैक to fight the fire while my mother and I sat there dazed। और इतना कह करके यहाँ पर ये जो ही वर्ड आया हुआ है ये आया है फायरमैन के लिए। इतना कह करके वो जो फायरमैन था वापस घर में चला गया जहां पर आग लगी हुई थी। फाइट द फायर मतलब कि वो वापस आग से लड़ने के लिए चला गया। और मेरी मदर और मैं हम दोनों डेज्ड होता है शॉक, मतलब जब आप किसी शॉक में होते हो, कंप्लीटली आपको झटका लगा होता है किसी चीज का, आप बिल्कुल सदमे में होते हो, ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं डेज्ड। मैं और मेरी मदर तब कहाँ बैठे रहे, वहीं पे बैठे रहे और हम दोनों बिल्कुल डेज्ड यानी कि शॉक थे। I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। I was feeling completely helpless। 5 hours later, 5 घंटों बाद, द फायर वॉज फाइनली आउट, फायर को फाइनली बुझाया गया, पूरी आग मतलब उन्होंने बुझा दी। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, हमारा घर लगभग लगभग पूरी तरीके से जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी यानी कि एकदम से मुझे कुछ याद आया। क्या याद आया? आई हैडंट सीन माई कैट, कि 5 घंटे हो गए मैंने अपनी कैट को नहीं देखा है। हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, एक टैबी कैट का जिक्र आया था। Where was my cat? मेरी कैट कहाँ थी? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found। मैं एकदम डर से पूरी तरीके से भर गया और मैंने रियलाइज किया that she was nowhere to be found, कि वो कहीं पर भी नहीं है, मैं उसको कहाँ ढूंढूं, इतनी देर से कैट दिखाई ही नहीं दी। Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat। I broke down in tears and cried। और तभी इतने सारे थॉट्स उसके माइंड में आने लगे, उसको हिट करने लगे। हिट में यानी कि इतने सारे थॉट्स उसके माइंड में आने लगे जिससे उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। कौन से थॉट्स? द न्यू स्कूल, एक तो न्यू स्कूल की प्रॉब्लम, ये जो घर में आग लगी हुई है और ऊपर से अब कैट भी गायब है। सो इन सब को याद करके ये सब थॉट्स मेरे माइंड को हिट कर रहे थे। सो इन सब को याद करके आई ब्रोक डाउन होता है रोना। मैं रोने लगा, मेरे टीयर्स बहने लगे और बस मैं रोता ही गया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, मतलब कि एक ऐसा टाइम था जब मैं एक ऐसे टाइम के साथ डील कर रहा था कि मुझको ऐसा फील हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। सो फ्रेंड, दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कॉमेंट इट।